हेलो एवरीवन, आज की कहानी है अनपढ़ सास जब चली लंदन। रात के 2:30 बजे थे। कमरे के चारों तरफ सन्नाटा छाया था। अचानक फोन की घंटी बजी। फोन की घंटी सुनकर सुमित्रा जी एकदम से घबरा गई। झट से उठकर बैठी। दिल धड़कना बंद हो गया, दिमाग शून्य हो गया। इतनी रात को किसने फोन किया है? किसका फोन हो सकता है? सोचकर उनका दिल बैठा ही जा रहा था। फिर भी किसी तरह हिम्मत कर अपना चश्मा ढूंढती है और कमरे की लाइट जलाती है। फिर फोन उठाकर देखती है तो उनके दिल में बड़ी बेचैनी और ज्यादा बढ़ जाती है। उनका दिमाग जो शांत हो चुका था तेजी से चलने लगता है। दिल जो धड़कना बंद कर दिया था वो भी बहुत तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि फोन 10 सालों बाद उनके बेटे राघव का था। इतने सालों बाद राघव का फोन, यह सोचने में ही उन्होंने 2-3 मिनट गवा दिए और फोन यूं ही ट्रिंग ट्रिंग बजता रहा। फिर उन्हें ध्यान आया, अरे फोन बज रहा है, मुझे फोन उठाना है। और उन्होंने फोन उठाकर सबसे पहला शब्द कहा, कैसे हो बेटा, सब ठीक तो है? उधर से आवाज आई, हाँ माँ सब ठीक है। बेटे की आवाज 10 साल बाद सुनकर माँ की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। गले की आवाज गले में अटक गई। बेटे ने पूछा, माँ तुम कैसी हो? आवाज आ रही है मेरी? माँ ना हाँ बोल पा रही थी और ना ही ना, क्योंकि 10 साल बाद उनके बेटे ने उन्हें याद किया था। उन्होंने बस धीरे से हूँ कहा। बेटे ने फिर पूछा, माँ तुम कैसी हो? फिर अपने आप को संभालते हुए सुमित्रा जी ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। बेटा और कुछ बोल पाता उससे पहले ही राघव उनसे बोला, माँ अब कब तक तुम अकेली गांव में रहोगी? अब मेरे पास आ जाओ। 10 साल हो गए हमें एक दूसरे से मिले हुए। जब से पिताजी गुजरे हैं तब से तो तुम अकेले ही गांव में रह रही हो। माँ चुपचाप बेटे की बात सुन रही है, क्योंकि उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। क्या बोले समझ नहीं पा रही थी। फिर भी उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा, नहीं बेटा मैं यही गांव में ठीक हूँ, वहाँ विदेश में आकर मैं क्या करूँगी? बेटे ने कहा, माँ अब तो तुम्हें यहाँ आना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज जो है। माँ कहती है, क्या है बेटा? राघव ने कहा, माँ एक तोहफा है तुम्हारे लिए यहाँ, जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। माँ सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा क्या है जो बेटा मुझे वहाँ बुला रहा है। सुमित्रा जी के मन में लाखों सवाल उमड़ रहे थे कि आखिर इतने सालों बाद बेटे ने मुझे क्यों याद किया, क्यों मुझे अपने पास बुला रहा है। दूसरी तरफ फोन पर राघव कह रहा था, माँ आप अपनी तैयारी रखना, मेरा एक दोस्त जाने वाला है इंडिया, मैं उसे भेज दूंगा और वह आपको लेकर सकुशल मेरे पास पहुंचा देगा। सुमित्रा जी ना हाँ बोल पा रही थी और ना ही ना बोल पा रही थी। वह तो असमंजस में फंसी थी, वह क्या करे उन्हें समझ नहीं आ रहा था। फिर बेटे ने कहा, माँ क्या हुआ? आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आप अपनी तैयारी रखना, मेरा एक दोस्त जाएगा। सुमित्रा जी धीरे से केवल हूँ कही और फोन कट गया। फोन कटते ही सुमित्रा जी का दिमाग सोच में डूब गया। आखिर बेटी ने मुझे इतने सालों बाद अपने पास क्यों बुलाया है, और अचानक से केवल बुलाने के लिए ही फोन किया और कुछ बात भी नहीं की, फोन भी काट दी। मैं तो उसे कुछ बोल भी नहीं पाई। क्या करूं मैं, जाऊं या ना जाऊं? क्योंकि उन्होंने बुजुर्गों के साथ हो रहे अत्याचारों को सुन रखा था। उनका दिल बैठा जा रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। लेकिन माँ का दिल तो माँ का होता है। वो बार बार यही सोच रही थी कि बेटे को मना कर देती तो वो फिर वापस उनका बेटा कभी उन्हें नहीं पूछेगा, और फिर उनका बुढ़ापा कैसे कटेगा। वो तो इसी इंतजार में बैठी थी कि कब उनका बेटा उन्हें अपने पास बुलाए या उनके पास आ जाए। और जब बेटी ने बुलाया है तो वो इतनी सोच रही है, फिर भी अपने दिल को समझाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, एक बार जाकर तो देखती हूँ आखिर बेटी ने मुझे क्यों बुलाया है। पूरी रात सुमित्रा जी को नींद नहीं आती है। वो सिर्फ इसी बारे में सोचती है। अगली सुबह वह सबसे पहले उठती है, अपने पड़ोस में रह रही महिलाओं से जाकर बताती है कि रात उसके बेटे ने फोन किया था और उन्हें बुलाया है। आसपास के लोगों ने उन्हें सलाह दी, देखो सुमित्रा जाना तो उचित है, लेकिन सोच लो, क्योंकि बेटे अपने माता पिता को विदेश में बुलाकर केवल नौकर बनाकर रखते हैं। एक बार चली जाओगी तो आना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सुमित्रा जी कहती है, पर बेटी ने बुलाया है तो कैसे मना कर दूं मैं उसे? आखिर बेटा है वो मेरा, मैंने उसे मना कर दिया तो वो मुझे कभी नहीं पूछेगा।
कुछ लोगों ने सलाह दी तुम अपने बेटे को यहाँ बुला लो। सुमित्रा जी कहती वो नहीं आ सकता क्योंकि उसके पास समय नहीं है, वो बहुत व्यस्त है अपने जीवन में, उसका कोई दोस्त मुझे लेने आएगा। आसपास के लोगों ने बुजुर्गों के साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में उन्हें बताया कि कैसे बेटे बहू अपने माता पिता को शहर बुलाकर उन्हें नौकरों की तरह खटवाते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं, उनसे घर के सारे काम करवाते हैं। यह सब सुन सुनकर सुमित्रा जी का दिल बैठा जा रहा था। वो असमंजस में फंस चुकी थी। ना और हाँ के असमंजस में फंसे हुए उन्हें 2 दिन बीत चुके थे और तीसरे दिन राघव का दोस्त उन्हें लेने पहुंच जाता है। राघव के दोस्त को सामने देखकर सुमित्रा जी कुछ नहीं कह पाती। घर से निकलते वक्त उनका दिल भी बैठा जा रहा था, खुशी भी हो रही थी और डर भी लग रहा था। जाने से पहले वो पड़ोस में रह रही काकी जो कि 80 साल की हो चुकी थी, उनसे मिलने जाती है और कहती है, काकी मैं अपने बेटे के पास विदेश जा रही हूँ, पर मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं बेटा, डर तो मन में रहता है, लेकिन जाकर देखो आखिर तुम्हारे बेटे ने तुम्हें क्यों बुलाया है। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। सुमित्रा जी ने कहा कि अगर वहाँ मेरे साथ उन्होंने कुछ गलत किया तो मैं क्या करूँगी। काकी ने कहा तुम वापस आ जाना। फिर सुमित्रा जी कहती है मैं कैसे वापस आऊँगी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अगर तुम्हारे साथ वो लोग कुछ गलत करते हैं तो तुम उन्हें इतना परेशान करना कि वो तुम्हें वापस भेज दे। उपाय और हिम्मत को साथ लेकर सुमित्रा जी एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। हवाई जहाज पर पहली बार बैठने का डर उतना नहीं था जितना कि बेटी के 10 साल बाद बुलाने का डर और खुशी उनके मन में चल रही थी। इसी असमंजस में वह सोचते सोचते ही अपने बेटे के पास पहुंच जाती है। जैसे ही वो लंदन पहुंचती है, राघव का दोस्त उनको लेकर राघव के घर पर पहुंचता है। राघव के घर के नीचे पहुंचते ही सुमित्रा जी की आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि घर बहुत ही सुंदर तरह से सजाया हुआ था। सुमित्रा जी राघव के दोस्त से पूछती है बेटा यह किसका घर है। राघव का दोस्त कहता है माँ जी यह आपके बेटे राघव का ही घर है। वो इतना बड़ा आदमी है कि वह ऐसे घर में रह सकता है, बहुत ही पैसा कमाता है आपका बेटा। यह सुनकर सुमित्रा जी का दिल बहुत खुश होता है कि चलो मेरा बेटा बहुत तरक्की कर रहा है। थोड़ी ही देर में राघव के दोस्त ने सुमित्रा जी को लिफ्ट से लेकर 7 मंजिले पर चढ़ता है। घर के दरवाजे के पास आते ही सुमित्रा जी हक्का बक्का रह जाती है क्योंकि घर इतनी सुंदर से सजा हुआ था कि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर बात क्या है जो बेटे ने घर को इतना सुंदर सजाया है। घर के दरवाजे पर खड़ी होकर अंदर का नजारा देख रही होती है कि तभी उनके कानों में आवाज आता है किसी एक व्यक्ति का जो राघव से कहता है अरे राघव अब किसका इंतजार कर रहे हो, अब तो केक कटिंग करो। तभी राघव कहता है एक स्पेशल गेस्ट आने वाला है, उनका इंतजार कर रहे हैं और उसकी नजर दरवाजे की तरफ पड़ती और वो बोलता है वो आ गई। यह सुनकर जितने गेस्ट हॉल में खड़े थे सभी दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। दरवाजे पर खड़ी सामान्य सी सूती साड़ी पहने एक 60 साल की बुजुर्ग औरत बैग लिए खड़ी थी। उन्हें देख सब उनकी तरफ देखने लगते हैं। सबको अपनी तरफ देखता हुआ देखकर सुमित्रा जी सकपका जाती हैं। तभी राघव अपनी माँ के पास आता है और उनका पैर छूकर प्रणाम करता है और कहता है यही है वो स्पेशल गेस्ट। तभी उसके गेस्ट में से एक दोस्त कहता है कौन है यह। राघव कहता है ये मेरी माँ है, शी इज माई मदर। यह सुनकर और बेटे को वर्षों बाद देखकर सुमित्रा जी की आंखों के आंसू रुक न सके। वो अपने बेटे को गले से लगा लेती है, उसे बहुत प्यार करती है और ढेर सारा आशीर्वाद देती है। यह देखकर वहाँ खड़े लोग कहते हैं शी इज वेरी इमोशनल। तभी भीड़ में से एक सुंदर सी लड़की लंबी पतली दुबली गोल्डन रंग के गाउन पहने हुए उनके सामने आकर खड़ी होती है और दोनों हाथों से उनके पैरों को छूती है। यह देखकर सुमित्रा जी थोड़ी सी घबरा जाती है और पलटकर अपने नजर उठाकर अपने बेटे को देखती है। बेटा कहता है माँ ये तुम्हारी बहू है। सुमित्रा जी अपनी बहू का रंग रूप देखकर बहुत मोहित होती है और बेटे के कान में धीरे से कहती है बहू तो बहुत सुंदर है और संस्कारी भी। फिर सुमित्रा जी अपनी बहू को आशीर्वाद दे रही थी कि उनकी बहू सुजैन ने एक आवाज लगाई सूजी सूजी।
सूजी नाम की एक लड़की हाथ में एक छोटे बच्चे को लिए सुमित्रा जी के सामने आकर खड़ी हो गई। उस बच्चे को देखकर सुमित्रा जी ने फिर अपने बेटे की ओर नजर उठाया। बेटे ने कहा, माँ, ये आपका पोता है। पोता? यह सुनकर तो सुमित्रा जी को जैसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई। उन्होंने झट से सूजी के हाथों से अपने पोते को ले लिया और लेकर उसे ढेर सारा प्यार किया। उसके माथे को चूमा और अपने बेटे को देखते हुए कहा, यह तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। राघव ने कहा, माँ, यही तो खुशी मैं तुम्हें देना चाहता था, इसलिए फोन पर नहीं बताया। कहा था ना कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सुमित्रा जी ने चुपचाप हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि वह इतनी भीड़ और चारों तरफ की चकाचौंध, नई बहू, पोता सब देखकर चौंक सी गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। तभी किसी ने कहा, अब माँ बेटे का मिलन हो गया हो तो हमें केक भी खाने को मिलेगी। सुजैन और राघव केक काटते हैं और फिर पार्टी होती है। अच्छी तरह पार्टी हो जाती है। सब लोग खा पी कर अपने घर चले जाते हैं। सब लोगों के जाने के बाद राघव अपनी माँ से कहता है, माँ, आप भी बहुत थक चुकी होंगी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, और उनको उनका कमरा दिखाता है। सुमित्रा जी जब अपने कमरे को देखती है तो देखते ही रह जाती। उन्होंने तो सोचा ही नहीं था कि उनका बेटा उनका इतनी अच्छी तरह से स्वागत करेगा और उन्हें रहने के लिए इतना बड़ा कमरा देगा। उनके मन में तो विदेश में रहने वाले बेटों की छवि कुछ इस तरह थी, जो अपने माँ को सताते हैं, एक छोटी सी कोठी में रखते हैं, जिस कारण वो अपने बेटे को गलत समझ रही थी। कमरे में अपने बिस्तर पर बैठे हुए सुमित्रा जी सोच रही थी कि मैंने अपने बेटे को कितना गलत समझा। मेरा बेटा तो कितना अच्छा है, उसने कितनी संस्कारी लड़की से शादी की है, बहू भी दिखने में सुंदर और संस्कारी भी है, और मेरा सुंदर सा पोता भी हुआ है, तो फिर मुझे चिंता करने की क्या जरूरत। मेरा बेटा दूसरे बेटों की तरह नहीं है। बहू कैसी है यह तो समय ही बताएगा। अभी वो अपने मन के विचारों में खोई ही थी कि अचानक उनके कानों में बच्चे की रोने की आवाज आई। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर सुमित्रा जी ने अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि उनके पोते के रोने की आवाज बेटे बहू के कमरे से आ रही है। बाहर खड़े होकर वह सोच रही थी कि वह दरवाजा खटखटाए या नहीं, कहीं बहू को बुरा लग गया तो, और वह बार बार चिंतित होकर दरवाजे के बाहर ही खड़ी इंतजार कर रही थी। बच्चे की ज्यादा रोने की आवाज आ रही थी। थोड़ी ही देर में राघव अपने बच्चे को गोद में लिए बाहर आया और पूरा बेचैन सा था। सुमित्रा जी ने देखा कि उनका बेटा पूरी कोशिश कर रहा अपने बच्चे को चुप कराने की, लेकिन वह छोटा सा बच्चा चुप ही नहीं हो पा रहा था। सुमित्रा जी तुरंत उसके पास गई और कहा, क्या हो गया बेटा, मुन्ना चुप क्यों नहीं हो रहा? राघव ने कहा, पता नहीं माँ, क्या हो गया है इसे, अभी तो सो रहा था, अचानक से रोने लगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुमित्रा जी ने पूछा, बहू कहाँ है? माँ, वह इसे क्या हुआ है या क्यों रो रहा है? वह नेट में सर्च कर रही है, रोते हुए बच्चे को कैसे चुप कराए? सुमित्रा जी ने कहा, नेट? हाँ माँ, नेट, मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ, पहले इसे तो चुप करा लो। सुमित्रा जी ने बच्चे को गोद में लिया और उसको सहलाने लगी। उसके पेट को छुआ तो उन्हें समझ में आ गया कि बच्चे का पेट भारी हो गया है और वो पेट दर्द से रो रहा। उन्होंने तुरंत राघव से पूछा, घर में अजवाइन है? राघव ने सुजैन से पूछा, घर में अजवाइन है क्या? व्हाट अजवाइन? सुजैन ने जवाब दिया। तब सुमित्रा जी अपने बेटे का मुंह देखते रह गई और बेटे से कहा, इसे हिंदी नहीं आती क्या? बेटे ने जवाब दिया, थोड़ी थोड़ी। फिर सुमित्रा जी खुद किचन में चली जाती है और किचन के सारे डब्बों में खोजकर अजवाइन निकालती है। उन्हें अजवाइन मिल जाता है। उसे एक पोटली में वो गर्म कर लेती है और बच्चे के पेट को धीरे धीरे सेकने लगती है। गर्म अजवाइन की सेक से छोटे बच्चे को आराम मिलता है और वह फिर रोना बंद कर देता और वापस अपनी दादी की गोद में ही सो जाता है। बच्चे की रोने की आवाज़ जब बंद हो जाती है तब सुजैन अपना मोबाइल रखकर कमरे से बाहर निकलती है और पूछती है, ये कैसे सो गया, अभी तो इतना रो रहा था। सुमित्रा जी उसे समझाती है कि जब छोटा बच्चा हो तो माँ को भी सोच समझकर खाना चाहिए। माँ के खाने का असर छोटे बच्चों पर पड़ता है और उनका पेट दर्द देने लगता है।
वैसे तो सुमित्रा जी हिंदी में बोल रही थी और राघव उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सुजैन को समझा रहा था। सुजैन ने भी उनसे कहा, ठीक है, मैं अब से अपने खाने पर ध्यान रखूंगी। रात भर मुन्ना अपनी दादी की गोद में सोया, क्योंकि जैसे ही उसे दादी की गोद से उतारा जाता वो रोने लगता। शायद दादी का प्यार और अपनेपन को मुन्ना भाप चुका था। तब राघव ने कहा, इसे भी पता चल गया है कि इसकी दादी आ गई है। देखो कैसे दादी की गोद से उतरना ही नहीं चाहता। माँ, इसे आप अपने कमरे में ही सुला लीजिए। अगली सुबह से ही सुमित्रा जी ने अपने पोते के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारी उठा ली। उसे नहलाना, मालिश करना, खाना खिलाना, उसे खिलाना, सुलाना, हर जिम्मेदारी को उठा लिया। सुमित्रा जी के बच्चे की सारी जिम्मेदारी उठा लेने से राघव और सुजैन निश्चिंत हो चुके थे। घर के कामों के लिए मेड रखा था जो घर का सारा काम कर देती थी। सुमित्रा जी को भी बहुत मदद मिलती थी। वह केवल अपने पोते के साथ व्यस्त रहती थी और मन ही मन सोचती थी, कितना अच्छा हुआ जो मैं यहाँ आ गई। मुझे अपने पोते के साथ खेलने और उसकी सेवा करने का मौका मिला। एक दादी को और क्या चाहिए? अपने पोते पोती तो ही चाहिए। जब तक सुमित्रा जी का पोता 3 साल का हुआ तब तक उनकी जिंदगी पूरी सामान्य चल रही थी। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी सुबह कब होती और रात कब होती। पोते के पीछे उनका सारा दिन निकल जाता था और वो खुश भी बहुत रहती थी। लेकिन जब वो 3 साल का हो गया तो वह स्कूल जाने लगा। अब उनको खाली समय काटने को दौड़ने लगा। जितना समय पोता स्कूल में रहता उतना समय उनको भारी सा लगने लगा कि इन समय को वो कैसे पार करे। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। उस 1 साल में उन्हें अपने गांव की ज़्यादा याद आने लगी, क्योंकि उनके गांव में हर समय हर वक्त आसपास के लोग उनके पास बैठे रहते थे। और यहाँ तो बहू बेटे दोनों ऑफिस जाते हैं और पोता भी अब स्कूल जाने लगा था। अब उनका समय काटे नहीं कटता था। तभी एक दिन सुजैन की एक फ्रेंड ने सुजैन को और उसके पूरे परिवार को अपने बेबी शावर पार्टी में इनविटेशन दिया। सुजैन अपने साथ सुमित्रा जी को भी पार्टी में ले गई। सुजैन की फ्रेंड ने पार्टी में आने के कुछ देर बाद ही सुजैन से कहा, तुम तो बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतनी अच्छी सास मिली। इंडिया से यहाँ आकर तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण कर दिया। अरे हमें तो इस बात की टेंशन हो रही है कि यह बच्चा जब धरती पर आएगा तो इसकी देख रेख कौन करेगा। मुझे तो ऑफिस जाना है और मेरे हस्बैंड की भी नौकरी है। हम दोनों घर पर नहीं रह सकते। और तो तुम जानती हो कि यहाँ मेड कितने महंगे हैं। अब कुछ समझ नहीं आता। तभी सुजैन की फ्रेंड का हस्बैंड बोला कि एक काम कर सकते हैं सुजैन, तुम्हारी माँ जी तो अभी खाली है, क्यों ना वो हमारे बच्चे की देखरेख कर ले। सुजैन इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये मेरी माँ जी है, कोई केयर टेकर नहीं जो बेबी केयर का काम करेंगे। तभी सुजैन की फ्रेंड ने कहा, क्यों नहीं सुजैन, तुम्हारी मदर इन लो अगर एक बेबी केयर सेंटर खोल ले तो मेरी जैसी कितनी माँ है जो अपने बच्चों के लिए एक अच्छे केयर टेकर खोज रही है। और आजकल बेबी केयर टेकर इतना महंगा है कि हम एफर्ट नहीं कर सकते। और बेबी केयर सेंटर होगा तो उसका कॉस्ट भी कम होगा, क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा आएंगे और हम जैसी मदर अपने बच्चों को उनके पास दिन भर छोड़कर जॉब कर सकते हैं। और तो और सुजैन, अगर केयर टेकर आंटी जी जैसी हुई तो हमारे बच्चे की अच्छी देखभाल हो जाएगी, बिल्कुल एक दादी की तरह। साथ ही हम बच्चे को लेकर निश्चित रहेंगे। और ये भी तो सोचो सुजैन, जब से तुम्हारा बेटा स्कूल जाने लगा है आंटी जी तो अकेली हो गई है। सारा दिन घर पे अकेले बोर हो जाती होंगी। कुछ बच्चे पास रहेंगे तो इनका मन भी लगा रहेगा और साथ ही कुछ इनकम भी हो जाएगी। इस पर सुमित्रा जी अपनी बहू को देखती है और सुजैन सुमित्रा जी अपनी बहू से कहती है, ठीक ही तो कह रही है बेटा, मैं भी तो अब खाली रहती हूँ। जब से हमारा मुन्ना स्कूल जाने लगा है मेरे पास तो खाली समय रहता है। उस समय में मैं कुछ कर लूंगी, 2 पैसे भी आ जाएंगे और मेरा मन भी लगा रहेगा। सुजैन कहती है, लेकिन मम्मी जी राघव इससे नाराज हो जाएगा। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप कुछ एक्स्ट्रा काम करें। वह तो केवल आपको यहाँ रेस्ट करने के लिए बुलाया है। आप
यहाँ आकर दूसरे बच्चों की केयर टेकर का काम करेंगी तो राघव को अच्छा नहीं लगेगा। सुमित्रा जी कहती ठीक है, मैं राघव से बात करूंगी। और जब वो राघव से बात कहती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मैं तुम्हें यहाँ आराम करने के लिए लाया हूँ, न कि किसी तरह का काम करने के लिए। अपने मुन्ने की देखभाल करना अलग बात है माँ, और दूसरे बच्चों की देखभाल करोगी तो यह एक नौकरी की तरह हो जाएगा। मुझे अपनी माँ से कोई काम या नौकरी नहीं करवानी। माँ तुम्हारा बेटा इतना पैसा कमाता है कि अपनी माँ की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। और सुजैन भी तो मेरे साथ कंपनी में काम करती है, वो भी अच्छा पैसा कमाती है। तुम्हें कोई 4 पैसों के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है। सुमित्रा जी कहती है, नहीं बेटा, मैं तो पैसों के लिए नहीं, सिर्फ अपना दिन काटने और मन लगाने के लिए कर रही हूँ। मुन्ना भी स्कूल जाने लगा है और मैं घर पर खाली बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैंने काम के लिए हाँ कर दिया है। फिर भी माँ मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, आप यह काम मत कीजिए। नाराज होते हुए वह सुजैन पर भी गुस्सा होता है कि तुमने अपनी दोस्त को मना क्यों नहीं किया। सुजैन भी राघव को समझाने की कोशिश करती है कि माँ का मन लगा रहेगा और तुम थोड़ा माँ के बारे में तो सोचो। माँ अकेले सारा दिन घर पे रहती है, मैं और तुम तो पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं। शाम को थके हुए ऑफिस से आने के बाद हम दोनों में से कोई भी माँ के पास बैठकर बात नहीं कर पाता। और मुन्ना अब बड़ा हो रहा है, वो स्कूल से वापस आने के बाद अपने खिलौनों से खेलने में व्यस्त रहता है। अब उसे पूरे दिन दादी की सेवा नहीं चाहिए। और यहाँ तो लैंग्वेज प्रॉब्लम के कारण माँ बाहर भी नहीं जा पाती। इससे तो अच्छा है तुम इन्हें इंडिया वापस भेज दो, कम से कम इनके साथ सारा दिन बात करने वाला और समय बिताने के लिए आसपास लोग तो है। सुजैन की कड़वी मगर सच्ची बातें सुनकर राघव चुप हो जाता है और कमरे में चला जाता है। सुजैन और सुमित्रा जी ने मिलकर बेबी केयर सेंटर स्टार्ट कर देती है, जिससे कि सुमित्रा जी का अब दिन भर मन लगा रहता है। वहाँ पर भी धीरे धीरे करके बच्चों की संख्या बढ़ने लगी थी और कमाई भी अच्छी होने लगी थी। लेकिन इस बात से राघव बिल्कुल भी खुश नहीं था। एक दिन राघव के एक कलीग्स ने राघव पर कमेंट करते हुए कहा, क्यों राघव, तुमने इंडिया से अपनी माँ को यहाँ नौकरी करवाने के लिए बुलाया है? इतने पैसों में तुम्हारा घर नहीं चलता क्या, जो अपनी माँ को काम पर लगा दिए हो? तुम सब इंडियन एक जैसे ही होते हो। अपने देश से अपने माता पिता को बुलाकर विदेश में नौकरी करवाते हो और बाहर लोगों से कहते हो कि हम बहुत अच्छे बेटे हैं। यह बात राघव के दिल में चुभ गई। वो घर आकर अपनी पत्नी और माँ पर चिल्लाते हुए कहता है, आज के आज ये बेबी केयर सेंटर आप बंद कर दीजिए। आप लोगों के कारण मेरी सारी इज्जत पानी में मिल जा रही है। मेरे सारे कलीग्स मुझ पर हंस रहे हैं, कहते हैं कि मैं अपनी माँ को इंडिया से विदेश नौकरी करवाने के लिए बुलाया हूँ। 3 साल तक तो मैंने उनकी सेवा की और अब अपनी सेवा करवा रहा हूँ। क्या मैं यही सुनना चाहता था, इसलिए यहाँ बुलवाया था? अरे मैं तो सिर्फ माँ को सेवा देना चाहता था। लेकिन राघव के लाख मना करने के बाद भी सुप्रिया जी ने बेबी केयर सेंटर बंद नहीं किया। वैसे तो सुजैन बेबी केयर सेंटर में कोई मदद नहीं कर पाती थी, क्योंकि वह सुबह ऑफिस जाती और शाम को आती थी। पूरा दिन बेबी केयर सेंटर को सुमित्रा जी और उनके साथ 2 केयर टेकर मिलकर संभालती थी। उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी, लेकिन भी राघव उनसे खुश नहीं था। सुमित्रा जी की खुशी को देखकर भी उसका मन नहीं बदला। वो अपने जिद पर अड़ा रहा। देखते ही देखते 1 साल पार हो गए, लेकिन अब भी राघव अपनी माँ से इस बात के लिए नाराज था। पर कहते हैं ना कि समय एक जैसा नहीं रहता, समय की चाल ही बदलनी है। एक दिन अचानक ही राघव जब ऑफिस से लौट रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके पैरों में चोट लग जाती है, जिस कारण वो कुछ दिन तक ऑफिस जाने में असमर्थ था और लगातार 2-3 महीने ऑफिस ना जाने के कारण ऑफिस वालों ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब राघव तो बहुत परेशान रहने लगा था। साथ ही सुजैन की ऑफिस भी मंदी के दौर से गुजर रही थी। 6 महीने बीतते बीतते कंपनी बंद हो गई और सुजैन की भी नौकरी चली गई। अब दोनों पति पत्नी बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे थे। कहते हैं ना, जब समय खराब होता है तो किस्मत भी साथ नहीं देती। राघव और सुजैन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है।
लेकिन जब ऊपर वाला सारे दरवाजे बंद कर देता है तो एक न एक दरवाजा जरूर खुला रहता है। वो दरवाजा थी सुमित्रा जी। अपने बेटे बहू के इस बेरोजगारी के समय में सुमित्रा जी ने अपने बेबी केयर सेंटर से घर और अपने दोनों बच्चों साथ ही पोते की स्कूल की फीस, घर की राशि सब कुछ संभालती है, क्योंकि राघव और सुजैन ने तो अपनी जिंदगी की पूरी कमाई करोड़ों के घर खरीदने में लगा दी। उनकी सैलरी ही उनका सहारा था, अब वो भी उनके पास नहीं था। यह देखकर राघव का दिल भर जाता है। वो अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है, माँ, मैंने आपको बार बार यह बेबी केयर सेंटर बंद करने को कहा, लेकिन आपने बंद नहीं किया। आज इसी बेबी केयर सेंटर की कमाई से हमारा घर चल रहा है। हम दोनों की तो इनकम बंद हो गई है। एक आप ही है जो इस उम्र में अपनी कमाई से हमें पाल रही है। मुझे माफ कर दो माँ, जो मैं आपको समझ नहीं पाया। दुख के पल बीते और सुख की घड़ी आ गई। पूरे 1 साल के बाद राघव का पैर अच्छी तरह से ठीक हो जाता है। ये सुनकर उसके ऑफिस वाले उसे बुलावा भेजते हैं, क्योंकि वह अपने ऑफिस का सबसे होनहार एम्प्लॉय था। लेकिन राघव वापस जाने से मना कर देता है। वो अपनी माँ और पत्नी के साथ बेबी केयर सेंटर में काम करता है और बेबी केयर सेंटर को और भी ऊंचाइयों पर ले जाता है। आगे चलकर उसने बेबी केयर सेंटर का नाम सुमित्रा बेबी केयर सेंटर रखा। सुमित्रा जी को अब एक नई पहचान मिली और राघव को अब एक नया लक्ष्य। जिस बेबी केयर सेंटर के खिलाफ था कभी राघव, आज उसी बेबी केयर सेंटर को एक नाम और एक नई ऊंचाई पर पहुंचा रहा था राघव, अपनी माँ के आशीर्वाद और साथ के साथ। इसलिए कहते हैं कि माँ वो होती है जो आपको आपके हर मुसीबत में साथ देती है, चाहे हमने उसे कितनी ही बार क्यों न रुलाया हो। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट बॉक्स में लव यू माँ लिखते जाए। कहानी अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।